ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी सरकार के एक फैसले को विपक्ष ने बिहार में अपनी आरक्षण वाली रणनीति का हथियार बना लिया है। 2025 से लेकर 2027 तक कैसे मंडल कमंडल वाली सियासी फाइट होने वाली है, इसका शुद्ध चुनावी विश्लेषण आज हम आपके लिए करने वाले हैं। बाबाओं को महिलाओं और लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाते तो आपने खूब देखा। आज दिल्ली में एक बेशर्म बाबा के अश्लील चरित्र की पोल हम खोलने वाले हैं, देखिएगा जरूर। आज लेह के पहाड़ों पर अचानक गुस्से की लपटें कैसे उठने लगी, क्यों प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी, ये वीडियो रिपोर्ट भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट तबाही का पाताल लोक। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात 2025 में शुरू हुई मंडल बनाम कमंडल वाली राजनीति की। इस राजनीति के केंद्र में बिहार से लेकर यूपी तक जारी जाति, धर्म और आरक्षण वाली सियासी चर्चा है। इसके अलावा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर 2027 में होने वाले यूपी चुनाव तक की रणनीति है। पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक हुई। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। बिहार की इस बैठक में यूपी की योगी सरकार के एक फैसले का जिक्र हुआ। ये वो फैसला है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाई गई है। अब CWC की बैठक में कांग्रेस ने योगी सरकार के फैसले की व्याख्या करते हुए बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता दिया। यानी इस लड़ाई ने अब जाति आरक्षण वर्सेस हिंदुत्व के धार्मिक कार्ड की शक्ल अख्तियार कर ली है। जैसे 1990 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण यानी मंडल कमीशन बनाम राम मंदिर के अभियान की हिंदुत्व वाली राजनीति, जिसे कमंडल का नाम दिया गया, सामाजिक न्याय वर्सेस हिंदुत्व वाले प्रयोग के तौर पर देश की सियासत में शामिल हुई थी। अब एक बार फिर बिहार और यूपी की राजनीति उसी मंडल कमंडल वाले सियासी प्रयोग की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये सियासी प्रयोग सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसके जरिए 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी सियासत से लेकर बॉलीवुड फिल्मी जो गाने हैं, वहां तक यूपी और बिहार साथ साथ ही चलते हैं। कई हिंदी फिल्मों के गानों में यूपी और बिहार का एक साथ आपने जिक्र भी सुना होगा। ऐसे में यूपी के फैसले की बिहार में चर्चा हुई और इसने भविष्य में होने वाली जातीय आरक्षण बनाम धर्म की राजनीति का इशारा दे दिया। पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सुनाते हैं, इसके बाद आरक्षण वर्सेस राजनीति के धार्मिक कार्ड वाले विश्लेषण को विस्तार देंगे। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकार समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख लिखा, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? हमको जनता को ये बताना चाहिए। तो कांग्रेस ने यूपी में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने वाले फैसले को बीजेपी की आरक्षण विरोधी राजनीति का रंग दिया है। अब कांग्रेस बिहार के चुनावी रण में बैठकर बीजेपी से सवाल पूछ रही है। सवाल यह कि केंद्र सरकार एक तरफ जाति आधारित जनगणना कराने की बात कर रही है, दूसरी तरफ यूपी की बीजेपी सरकार जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा रही है। क्या यह सही है? क्या बीजेपी राजनीति से जातियों की पहचान मिटाकर देश से आरक्षण खत्म करना चाहती है? क्या बीजेपी जाति आधारित राजनीति की पहचान को खत्म कर अपनी हिंदुत्व वाली धार्मिक राजनीति की धार तेज करना चाहती है? गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने योगी सरकार के फैसले को आरक्षण से जोड़कर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर दी है, क्योंकि बिहार से लेकर यूपी तक आरक्षण एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। बिहार में महागठबंधन के दोनों दल आरजेडी और कांग्रेस लगातार आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात करते रहे हैं।
अब महागठबंधन के आरक्षण वाली रणनीति में ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस बढ़ गया है। इसी कड़ी में महागठबंधन ने आज पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में महागठबंधन के नेताओं ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस पत्र में ईबीसी से आरक्षण समेत कई चुनावी वायदे किए गए हैं। बुधवार को बिहार देश की राजनीति का पावर सेंटर बन गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन हुआ और इसी दिन आरजेडी ने अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। काम के नेता भैया काम के नेता अरे इनको छोड़ के बाकी सारे नाम के नेता काम के नेता भैया काम के नेता। हालांकि महागठबंधन के चुनावी शो में योगी सरकार के फैसले ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इस फैसले के बहाने महागठबंधन ने अपने आरक्षण वाले दांव की धार और तेज कर दी। महागठबंधन के आरक्षण वाली रणनीति का केंद्र बना अति पिछड़ा वर्ग न्याय सम्मेलन, जिसमें ईबीसी वर्ग को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने कई वादे किए, जैसे ईबीसी के लिए पंचायत के नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने, विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। इसके अलावा सरकारी ठेकों और शिक्षण संस्थानों में ईबीसी के लिए आरक्षण लागू कराने का वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है। दरअसल बिहार में 65% आरक्षण लागू करना महागठबंधन का मुख्य एजेंडा रहा है। नवंबर 2023 में महागठबंधन की सरकार के दौरान 65% आरक्षण का विधेयक पास किया गया। जून 2024 में पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। यही वजह है कि महागठबंधन के नेता अब इसे 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं, ताकि इसे कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। इस सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने योगी सरकार के जाति आधारित प्रदर्शन पर रोक वाले फैसले का जिक्र किया और इशारों ही इशारों में बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता दिया। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। अति पिछड़ा वर्ग बिहार में एक अहम फैक्टर है। ईबीसी की आबादी करीब 36% है और इसी वर्ग पर नीतीश कुमार का प्रभाव माना जाता है। अब महागठबंधन इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटा है। जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है भाजपा। दरअसल महागठबंधन को लगता है कि मुस्लिम यादव के साथ अगर अति पिछड़ा वर्ग का कुछ वोट उसके पाले में शिफ्ट होता है तो वो सरकार बनाने में सफल होगा। वहीं अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन को मुस्लिम वोट खिसकने का डर दिखा रहे हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली मान कोई मामूली आदमी थोड़ी है। उन्होंने 3 खत लिखे। अब ये उन पर मुनस्सिर है कि वो चाहेंगे नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं। एक तरफ महागठबंधन ने आरक्षण का दाव चला, दूसरी तरफ बीजेपी पर आरक्षण खत्म होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी कह रही है वो सिर्फ बोलते हैं और हम करते हैं। ये वही लोग हैं। सोनिया जी तक शासन चला, मनमोहन जी तो प्राइम मिनिस्टर थे, मगर बागडोर जो है वो सोनिया जी के हाथों में था। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा। फिलहाल आरक्षण वाली यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। विपक्ष ने जिस तरह यूपी के जाति वाले फैसले को आरक्षण की लड़ाई से जोड़ा है, इसका असर 2025 के बिहार और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक दिखने वाला है।
आरक्षण का जिक्र आते ही बीजेपी वैसे भी थोड़ा असहज हो जाती है, क्योंकि आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से दिए गए एक बयान का उसे 2015 के बिहार चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। 21 सितंबर 2015 को मोहन भागवत ने देश में लागू आरक्षण नीति की समीक्षा करने वाला बयान दिया। बयान पर काफी विवाद हुआ। इसके बाद नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि संघ प्रमुख के बयान ने महागठबंधन को बीजेपी के खिलाफ आरक्षण विरोधी नैरेटिव खड़ा करने का मौका दे दिया, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में उठाना पड़ा। अब बिहार के चुनावी रण से विपक्ष एक बार फिर योगी सरकार के फैसले को उसी आरक्षण वाली राजनीतिक राह की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष बिहार से लेकर यूपी तक लगातार जाति वाली सामाजिक न्याय की राजनीति को बल दे रहा है। दूसरी तरफ योगी सरकार का फैसला जाति की जगह धर्म आधारित राजनीति पर जोर देने वाला नजर आता है। बिहार में महागठबंधन पिछड़ा अति पिछड़ा को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईबीसी को आरक्षण के वादे का दाव उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ यूपी में होने वाली 2027 की चुनावी लड़ाई की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला के साथ सत्ता हथियाने की कोशिश में है। पीडीए पिछड़े और दलितों के साथ अल्पसंख्यक को साथ जोड़ने वाला सियासी प्रयोग है। इससे अलग योगी सरकार का जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक वाला फैसला जो है वो धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने वाला लगता है। इसके पीछे बीजेपी की मंशा जाति आधारित राजनीति की दिशा धर्म की तरफ मोड़ने की नजर आती है, क्योंकि धर्म वाला सियासी फॉर्मूला बीजेपी का ट्रम्प कार्ड रहा है। बीजेपी इसे अपनी सबसे मजबूत पिच मानती है। 2024 की लड़ाई भी इसी पिच पर लड़ी गई, लेकिन यूपी में बीजेपी पीडीए दांव से पिछड़ गई। अब इस फैसले पर बिहार से लेकर यूपी तक आरक्षण वाली बहस तेज हो गई है। अगर आरक्षण की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है 1961 का नेहरू जी का मुख्यमंत्रियों को लिखे गए लेटर से लेके आज राहुल जी के समय तक सर्वाधिक क्षति कांग्रेस ने। जाति का जो कार्यक्रम है उसको रोकने का मकसद एक ही है कि आरक्षण व्यवस्था को कमज़ोर किया जाए और पिछड़ों दलितों आदिवासियों का जो एकता है उसको कमज़ोर किया जाए। अब दलित और बहुजन जग चुके हैं और वो जो संविधान के प्रस्तावना में बात करी गई है कि सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले, उसके लिए संघर्षरत। बीजेपी के नेताओं को एक संदेश देना होगा, स्वयं मोदी जी को देना होगा कि हाँ, मैं दलित का बेटा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माँ का बेटा हूँ, मैं पिछड़ी जाति से नहीं आता हूँ। अगर आपके घर में पटेल, निषाद और राजभर अपने आप को इंसान कहने लगे, किसी जाति का न मानने लगे, तो बाकी सारे दल आपके साथ हो जाएंगे। जब जातीय प्रमाण पत्र संविधान में देने की बात है तो जाति लिखेगा नहीं तो पाएगा कैसे भाई? और जिन जातियों का लूटा गया है और उन्हीं में लूटने वाले लोग हैं, तो जाति इकट्ठा नहीं होगी, फिर वो कैसे लड़के ले पाएगी? हमारी दूसरी खबर उस बेशर्म बाबा के चेहरे को बेनकाब करेगी जो धर्म की आड़ में अश्लीलता की हदें पार कर रहा था। यह खबर राजधानी दिल्ली से है। मामला कुछ ऐसा है जैसा आपने वेब सीरीज आश्रम में देखा होगा। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज के एक नामी आश्रम में पढ़ने वाली छात्राओं ने आश्रम के प्रमुख चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद चैतन्यानंद सरस्वती फरार है। राजधानी दिल्ली में बाबा के अश्लील कांड के बाद पुलिस ने आश्रम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और बाबा को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन वो हाथ अब तक नहीं आया है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि चैतन्यानंद सरस्वती अश्लील मैसेज भेजा करता था, छात्राओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। आश्रम के संचालक पर आरोप है कि वो छात्राओं को गलत तरीके से छूता था। पुलिस को शक है कि डर्टी कांड का मास्टरमाइंड बाबा देश छोड़कर भाग सकता है, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। चेहरे पर बाबा वाला नूर, गले में माला, माथे पर तिलक, ये भगवाधारी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती है। लेकिन अब बाबा भागा भागा फिर रहा, क्योंकि इसने अपने आश्रम के अंदर छात्राओं के साथ किया है घिनौना कांड। चैतन्यानंद सरस्वती का दिल्ली के सबसे पौष इलाके वसंत कुंज में आश्रम है।
यहीं से वो इंस्टीट्यूट भी चलाता है। लेकिन अब इसी इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाकर चैतन्यानंद सरस्वती के अश्लील कांड को बेपर्दा कर दिया है। मठ की जमीन पर बना यही वो इंस्टीट्यूट है जिसके संचालक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल जो संचालक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्था सारथी है, वो यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उन्हें अश्लील मैसेज भेजता है। करीब 32 छात्राओं ने पुलिस के सामने अपने बयान दिए। इसके अलावा 17 छात्राओं ने कोर्ट में बयान दिए और जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ भी किया करता था। दरअसल 4 अगस्त को श्रृंगेरी मठ के एडमिनिस्ट्रेटर पीए मुरली ने शिकायत दी थी कि चैतन्यानंद ने छात्राओं के साथ गलत हरकतें की हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। 32 में से 17 छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे थे। कई छात्राओं ने गंदी भाषा और गलत तरीके से छूने का आरोप भी लगाया। छात्राओं ने यह भी कहा कि कुछ महिला फैकल्टी और एडमिन कर्मचारी उन्हें दबाव डालकर चैतन्यानंद की गलत मांगे मानने को कहते थे। छात्राओं के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ बीएनएस की धारा 75(2), 79 और 351(2) में केस दर्ज किया। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ। बस आपको इतना बताया जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन उपयुक्त सेक्शंस में दर्ज हो चुकी है और फोर्जरी की सेपरेट सेक्शंस में दर्ज हुई है और सेक्सुअल हैरासमेंट की एक अलग सेक्शन। आरोप के बाद बाबा 9/2/11 है। पुलिस को बाबा की लास्ट लोकेशन आगरा में मिली है, जिसकी धरपकड़ के लिए अब सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि चैतन्यानंद सरस्वती पर इस तरह के आरोप पहली बार लगे हैं। बाबा का इतिहास बताता है कि साल 2009 और 2016 में उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पहला मुकदमा डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में और दूसरा मुकदमा वसंतकुंज थाने में दर्ज है। यानी कि महिलाओं की इज्जत को तार तार करने के आरोप बाबा पर पहले भी लगते रहे हैं। आरोपी बाबा भले ही फरार है, लेकिन उसके कॉलेज के बेसमेंट से ये लग्जरी कार मिली है, जिस पर राजनयिक नंबर प्लेट 39UN1 लगी मिली। जांच में पता चला है कि ये नंबर प्लेट फर्जी है, यानी बाबा फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी में चलता था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद संत समाज में भी गुस्सा है, जो कह रहे हैं कि कुछ अधर्मी लोग धर्म का नाश कर रहे हैं। संतों को लोग बड़ी आस्था के साथ मानते हैं, पूजते हैं, और अगर आश्रम में ऐसी गतिविधि होती है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और संत समाज कभी भी ऐसे कृत्य के लिए समर्थन नहीं करेगा। जांच होगी, क्या होगा, ये तो कानूनी मामला है। इसमें अगर अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी। फिलहाल पुलिस बाबा की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश दे रही है ताकि उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन की बात करें तो यूजर्स लिख रहे हैं कि माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, लेकिन कर्म हैवानियत वाले। जल्दी से पार्टी ज्वाइन कर लो बाबा, साफ बरी हो जाओगे। आश्रम की आड़ में अश्लीलता, ऐसे बाबाओं की तुरंत गिरफ्तारी हो, ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और हमारी तीसरी खबर का रुख करते हैं, जिसके केंद्र में लेह लद्दाख है, जहां छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में आज हजारों छात्रों ने सड़कों पर आगजनी की। सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठाया है। हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन विद्रोह की ज्वाला फिर से कभी भी भड़क सकती है। लेह की वादियों में आज आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद की। सड़कों पर उतरी भीड़ कहीं पुलिस से टकरा रही थी, कहीं टायर जला रही थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते लेह की फिजाओं में तनाव आ गया। दरअसल ये मामला तब और आगे बढ़ा जब लेह में वांगचुक के साथ अनशन पर बैठी 2 महिला प्रदर्शनकारियों को बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने अंचुक और डोलमा को अस्पताल में भर्ती कराया तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद लेह हिल काउंसिल की इमारत पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया।
प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी ऑफिस में भी आग लगा दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल यहाँ के लोगों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को छठी अनुसूची में रखा जाए, लेह लद्दाख की नौकरियों में स्थानीय लोगों की ही भर्ती हो। आयोजकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर निर्णय के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे पहले ही समाधान की मांग कर रहे हैं। पहाड़ों से घिरे लेह की वादियों से उठता ये धुआं बहुत कुछ कह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि हिंसा और तोड़फोड़ को देखकर दुख हो रहा है। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। आंदोलन जोर पकड़ रहा है। एकजुटता दिखाने और सरकार को कड़ा संदेश देने के लिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी कमर कस ली है। वो बातचीत दबाव के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, प्रेशर्स के जरिए बातचीत करना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। ये है कांग्रेस के काउंसिलर, ये मेन इंस्टिगेटर हैं। आज वहाँ का जो युवा है, आज वहाँ को जो नौजवान है जिसको हम जेनजी कहते हैं, आज वो सड़कों पर उतर के अगर सीआरपीएफ की गाड़ी जला रहा है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जला रहा है, तो हम हिंसा का तो समर्थन नहीं करते। हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों में कई लोकों का वर्णन मिलता है। इन्हीं लोकों में पाताल लोक का उल्लेख भी किया गया है। पाताल लोक जो धरती के नीचे है, लेकिन तबाही का पाताल लोक धरती के नीचे नहीं बल्कि आसमान के रास्ते आया है और पूरी दुनिया में तांडव मचा रहा है। वो पाताल लोक जिसकी तस्वीरें बार बार डरा रही हैं, बस हर बार उसका नाम बदल जाता है। इस बार साल के सबसे भयानक तूफान रागासा ने दस्तक दी है। ताइवान और फिलीपींस में बर्बादी मचाने के बाद वो चीन की तरफ बढ़ चुका है। तबाही कितनी भयंकर है उसका छोटा सा ट्रेलर आप देख चुके हैं, लेकिन पूरी तस्वीर देखेंगे तो कांप उठेंगे। ताइवान में तूफान से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हांगकांग शहर ठप पड़ चुका है। 700 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। तबाही सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि देश में भी मची है। नवरात्र के बीच कोलकाता में मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल भारी बारिश में डूब गए, जबकि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। समंदर की गोद में उठा है साल का सबसे भयानक तूफान। तूफानी हवाएं और कई फीट ऊंची लहरों का ऐसा आतंक जिसने दुनिया के कई देशों में तांडव मचा दिया है।
फिलीपींस से लेकर ताइवान और हांगकांग तक सुपर टाइफून का सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद है, सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, हर कोई चार दीवारी के भीतर सिमटा हुआ है। शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन वाले ये हालात इसलिए थे क्योंकि हांगकांग में तूफान के लिए लेवल 10 की चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें स्कूल कॉलेज बंद होने के साथ साथ घर से बाहर निकलने पर मनाही होती है। तबाही की दस्तक के बीच अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ खतरे का वो शोर जो धीरे धीरे समंदर के किनारों से होते हुए रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। अमूमन ऐसी तस्वीरें आपने फिल्मों में देखी होंगी, जब तूफानी रफ्तार से आया पानी हर रुकावट को भेदते हुए सब कुछ समा लेने पर उतारू दिखाई देता है। लेकिन ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं बल्कि हांगकांग के 5 स्टार होटल की है। यह हांगकांग का समंदर किनारे बना द फुलर्टन ओशन पार्क होटल है। 2022 में शुरू हुआ यह आलीशान 5 स्टार होटल तमाम सुविधाओं से लैस है। लेकिन देखिए, जब समंदर में तूफान आया तो सबसे पहले इसी होटल पर हमला किया था। जब साल का सबसे ताकतवर तूफान आता है तो उसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होता है और कितना भयानक होता है उसकी मिसाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तूफानी हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि चीन के आसमान में उड़ता एक विमान अपना संतुलन बनाने में नाकाम हो रहा है। वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार डगमगा रहा है और तस्वीरें देखने वाले दहशत से कांप रहे हैं। Oh, no, is he got it? He's gonna go around. Is he gonna go around? Oh my God, look at it! Wow! कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में रागासा से ज्यादा शक्तिशाली तूफान ने दस्तक नहीं दी थी। रागासा ताइवान में तांडव मचाने के बाद गुजर तो गया है, लेकिन देखिए अपने पीछे तबाही की कितनी भयानक इबारत लिख कर गया है। तस्वीरें चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में गिने जाने वाले मकाऊ की है, जो रागासा टाइफून की मार से कराहता हुआ दिखाई दे रहा है। मकाऊ की सड़कें पानी में समा चुकी थी। और गौर कीजिएगा, ये वो मकाऊ है जो गैम्बलिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। रोशनी से जगमगाता वो शहर जहां कानूनी तौर पर कसीनो चलते हैं और इस शहर की चमक धमक पूरी दुनिया में बेहद मशहूर है।
लेकिन जिस शहर की चकाचौंध से लोग हैरान रह जाते हैं, वहाँ भी हर तरफ बस सैलाब का कब्जा है। रागासा को 2025 का सुपर टाइफून कहा जा रहा है और अब रागासा चीन को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ चुका है। चीन के ग्वांगडोंग से आई ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रागासा तूफान तट से करीब 150 किलोमीटर दूर था, लेकिन तूफानी हवाएं अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर चुकी थी। जरा सोचिए, अगर तूफान की आहट इतनी भयानक है तो बुधवार रात तक जब ये तूफान चीन से टकराएगा तो हालात कितने भयावह होंगे। लोगों से घरों के भीतर रहने की ही चेतावनी जारी कर दी गई है। ये तूफान कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि चीन ने इस साल पहली बार समंदर की ऊंची लहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि समंदर में 9 फीट तक ऊंची लहरें उठेंगी। सबसे ज्यादा असर चीन के ग्वांगडोंग जैसी घनी आबादी वाले हिस्से में होगा। स्कूल, परिवहन और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तूफान की भयावहता को देखते हुए चीन में खतरे वाले इलाकों से 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। अब समझिए कि इसे सुपर साइक्लोन क्यों कहा जा रहा है। दरअसल सुपर साइक्लोन तब कहा जाता है जब हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है और कई बार ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। जब हवा की रफ्तार इतनी तेज हो तो ये रास्ते में आने वाले पेड़, गाड़ी, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स तक को तबाह कर सकती है। दिन में ही अंधेरा छाने लगा था क्योंकि तूफान का चीन के शहरों पर कब्जा होने लगा था। तस्वीरें चीन के यांजियांग शहर की हैं। रागासा तूफान जब बुधवार शाम को यहां पहुंचा तो हवाएं 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि बिजली के पोल भी अपना वजूद बचाने के लिए तूफान से जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे। रेलवे स्टेशन बनाने की वजह से हुआ है क्योंकि अंदर की तरफ बनी टनल में लीकेज आ गई थी। लेकिन सोशल मीडिया और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में बार बार इस बात का दावा किया जा रहा था कि बैंकॉक में जमीन धंसने वाली तस्वीरों का रिश्ता सुपर टाइफून रागासा से है, जबकि सच्चाई ये है कि इस तस्वीर का तूफान से कोई रिश्ता नहीं है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि तबाही सिर्फ दुनिया के पुणे में नहीं बल्कि हिंदुस्तान को भी डरा रही है। इसकी सबसे बड़ी गवाही कोलकाता से आई है। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोमवार रात को 6 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया।
और वक्त देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, यानी वो समय जब पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है। कोलकाता, जहां बड़े बड़े पंडाल पूरे देश के आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने इन पंडालों को डुबो दिया और जो पंडाल कल से आम लोगों के लिए खुलने वाले थे, उन्हें अब दोबारा तैयार करना पड़ेगा। दुर्गा मां के खूबसूरत पंडाल, शानदार लाइटिंग, और क्रिएटिव थीम की चमक से कोलकाता जगमगा रहा था। चारों तरफ रंग, खुशियां, भक्ति और जय मां दुर्गा की गूंज सुनाई देने लगी थी। लेकिन सोमवार देर रात को अचानक आसमान ने कोलकाता की जगमगाती हुई तस्वीर को बदलने का मन बना लिया था। छह घंटे तक लगातार ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कोलकाता में भारी भरकम बारिश की वजह से अभी तक बहुत सारे जगहों पे पानी भरा हुआ है। हम लोग अभी फिलहाल है स्विन स्ट्रीट एंड मैंडेविला गार्डन का जो जंक्शन है वहाँ पे अभी तक दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय बासिंदा है वो को ये पानी जो तोड़ के आगे जाना पड़ रहा है कि बहुत सारी जगहों पे अभी कहीं पे घुटने तक पानी है, कहीं पर एंकल लेंथ पानी है। तो पानी अभी बहुत सारी जगहों पे है और यहाँ का जो बासिंदा है उसको बहुत परेशानी हो रहा है क्योंकि जो खाने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ बंद है। आसमान से अचानक बरसी इस आफत की सबसे ज्यादा मार कोलकाता के उन पंडालों पर पड़ी जो पिछले कई महीनों से मां के आगमन की तैयारियों में दिन रात जुटे हुए थे। परसों से ही तो झेल रहे हैं, परसों से इतना पानी आ गया पूरा। ये देखिए, जहां रौनक थी वहां आज बारिश के पानी का कब्जा हो चुका है। जहां मां दुर्गा का दरबार सजना था वहां बड़े बड़े बैनर पानी में तैर रहे हैं। जहां ढोल नगाड़ों के बीच दुर्गा मां की पूजा होनी थी वहां मूर्तियां बारिश के पानी के बीच खड़ी हैं। मराठवाड़ा, जिसका जिक्र अक्सर तब होता था जब सूखे की खबरें उस इलाके से आती थी जहां किसान बारिश का इंतजार कर रहे होते थे। ट्रेन से पानी पहुंचाने की नौबत तक आ जाती थी। उसी मराठवाड़ा में पिछले 4 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मराठवाड़ा के धाराशिव, बीड, जालना में भारी बारिश से घर डूबे हुए हैं। जानवरों की मौत हो गई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात का जायजा लेने आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मराठवाड़ा पहुंचे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता वैभव परब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और दिखा रहे हैं मराठवाड़ा की वो तबाही जो इससे पहले वहां कभी नहीं देखी गई थी। इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर नहीं हो सकती है। पूरा हिंदुस्तान देखे जब एक किसान अपनी आंखों के सामने फसल को बर्बाद होते हुए देखता है तो कैसी पीड़ा होती है। घर के भीतर कुछ नहीं बचा है, सारा सामान कीचड़ में बर्बाद हो चुका है और अंदर बाहर हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है। ये वो अनाज है जो बारिश में सड़ चुका है। क्या देंगे सरकार मेरे को? कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम मरने वाला है। कुछ इधर क्या खाएगा, क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे साहब? कुछ भी नहीं बचा साहब।
अभी क्या करेंगे, एक गाय नहीं खा सकता, कुत्ता भी नहीं खाएगा, इसका बास भगाएगा। कितना दुर्गंध आ रहा है इसमें। ये देखो सब पानी में पानी है सब। ये क्या करेंगे, आप कैसे खाएंगे, किधर सोएंगे। ये एक किसान की वो चीखें हैं जो परेशान करती हैं। सोचिए, जिसके गाय, बैल, भैंस, मुर्गी सारे जानवर मर चुके हैं। ये जो कीचड़ से सनी हुई खाली जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर इनके जानवर हुआ करते थे। घर में बचा हुआ सारा अनाज बर्बाद हो चुका है और 3 दिन से घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट पे एबीपी न्यूज़ की टीम है और आपको लगता होगा कि मैं कोई नदी में या कोई अलग जगह पर खड़ा हूँ, पर नहीं, ये किसानों की खेती है। ये बताने के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बाढ़ हुई है, बारिश हुई है, वो पूरी खेती है वो डूब गई है। किसान गुस्से में है, उन्हें सरकार से मदद की उम्मीद नहीं है। हालांकि फडणवीस सरकार मदद का आश्वासन जरूर दे रही है। तबाही इतनी ज्यादा है कि अकेले मराठवाड़ा के धाराशिव में 159 गांव डूबे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नुकसान की भरपाई होने में वक्त लगेगा। हालात पर हमारी नजर भी बनी हुई है। भारत की बात में फिलहाल इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।